सहर नाहिद की गोद में सर रखकर लेटी हुई थी। वो धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां चला रही थी और साथ ही बातें भी कर रही थी। मैं जानी अम्मी जानी, आपको वो दिन याद है जब मैं आपके कपड़े रखने आई थी और मुझे पूरी अलमारी ख़राब मिली थी? और ये सब करने वाला कोई और नहीं, लाला थे। वो कैसे कर रहे थे, ना ही मान रहे थे कि उन्होंने किया है। वो बिल्कुल टूटे बिखरे लहजे में बोली, और फिर जब मैं नाराज़ हुई तो मान गए। और आपको याद है कैसे मना रहे थे मुझे? उसके लहजे में कितना दुख था। अंदर बैठी उस औरत ने भी महसूस किया था, और अंदर आते मुस्तजाब ने भी। एक वही तो थे जो मुझे बेइंतहा प्यार करते थे, मुझे अपना बच्चा बोलते थे, लेकिन वो तो मुझे छोड़कर ही चले गए। मैं जा अम्मी जानी, मैंने तो उनसे मजाक में कहा था कि दोबारा ऐसा मत करना, और उन्होंने तो मेरी कसम ही खा ली थी ना करने की। लेकिन मुझे क्या पता था वो अपनी पूरी कसम करके रहेंगे। वो तो हर बार खाते थे ना मजाक में कसम, लेकिन वो इस बार क्यों पूरी कर गए अपनी कसम? नाहिद बेगम की आंख से आंसू टूटकर उनके गाल पर गिरा। वो खुद भी रो रही थी। उसके आंसू उनकी गोद में जज्ब हो रहे थे, लेकिन उनको रोता महसूस करके वो फौरन उठी और उनके सीने से लगी। अम्मी जानी रोए मत, मुस्तजाब बोल रहे थे कि अगर हम रोएंगे तो लाला को तकलीफ होगी। वो अपना लहजा मजबूत बनाने की नाकाम सी कोशिश करते हुए बोली। मुस्तजाब की भारी आवाज़ से वो नाहिद बेगम से अलग हुई। मैंने साथ ये भी कहा था कि अगर आपको याद हो तो वो सबसे ज़्यादा दुखी तुम्हें रोते हुए देखकर होगा। वो सिर्फ अपनी सहर को रोता देख परेशान होता था, लेकिन तुम तो चुप ही नहीं हो रही हो, मुसलसल रोए जा रही हो। वो उसके सामने बैठते हुए बोला। सहर भी झिझक और बैकग्राउंड से लगी। मैं जानता हूँ कि लाला क्या अहमियत रखते थे हम सब के लिए। बिल्कुल तोड़ दिया है उनकी मौत ने हम सबको। लेकिन अम्मा, सहर अगर वो हमें रोता हुआ परेशान देखेगा तो क्या वो खुश होगा? सहर, वो हमेशा तुम्हें बोलते थे ना, तुम्हें मजबूत देखना चाहते हैं। तो क्या तुम मजबूत बन रही हो? तुम तो मुसलसल रोए जा रही हो, सिर्फ उनको तकलीफ दे रही हो। ये तो कोई बात नहीं हुई। वो उसको नर्म लहजे में समझाते हुए बोला। मैं क्या करूं, मेरे आंसू थम ही नहीं रहे। वो बेबसी से अपनी आंख से निकलने वाले आंसू को साफ करते बोली। मुस्तजाब ने उसको एक बार फिर रोते हुए देखा तो सर नफ़ी में ही लाया। अगर इतना ही रोना आ रहा है सहर, तो खुदा के सामने जाकर रो। अगर लाला ज़्यादा याद आ रहे हैं तो उनके लिए इसाले सवाब पहुंचाओ उन्हें। ऐसे मत रो, वो बहुत तकलीफ़ में होंगे। वो उसको वाकई मुस्तफ़ा की तरह समझाने की कोशिश कर रहा था। लाला क्या वाकई तकलीफ़ में होंगे? वो पुरदर्द लहजे में बोली। हाँ। मुस्तजाब का सर इस बात में हिलता देख वो अपनी आंखें रगड़ रगड़ कर साफ करने लगी। मैं अब नहीं रोऊंगी। अगर ज़्यादा याद आएंगे तो इसाले सवाब उन तक पहुंचाऊंगी। वो खुद को कंपोज करने की कोशिश करने लगी थी। अम्मी जानी, आप भी मत रोएं, लाला तकलीफ में होंगे। वो उनके आंसू भी अपने हाथ से साफ करते हुए बोली। मुस्तजाब उसको बहुत गहरी निगाहों से देख रहा था। जब से वो उसके बारे में सोचने लगा था, दिल बेख्तियार धड़क रहा था। वो उसको अच्छी लगने लगी थी। वो वाकई मासूम थी। उसमें रिश्ते पहचानने की सलाहियत नहीं थी शायद। वो क्या उससे लड़ता? अब उसको हर बात समझ आ रही थी कि जब इंसान मुंह के बल गिरता है, एक बार ठोकर खाता है, तभी उसकी अकल ठिकाने आती है। ऐसे ही मुस्तजाब की अकल भी ठिकाने आ ही रही थी। वो वापस सहर से मुखातिब हुआ। बहुत हो गया बेटा, बहुत भाग लिया तुमने, अब संभालो खुद को। मुझसे नहीं खाया जा रहा है। मुलाजमाओं के हाथों का नाश्ता इतना गला सड़ा बनाती हैं, मेरा तो दिल ही ख़राब हो जाता है। मैं अब नहीं खाऊंगा, मुझे तुम ही बना कर दोगी कल से, आई समझ? सहर ने हैरत से उसको देखा। ये बात कोई भी बोलता वो इतनी हैरत ज़दा नहीं होती, लेकिन मुस्तजाब को बोलता देख उसकी आंखें बाहर आने को थी। आप मेरे हाथ का नाश्ता खाएंगे? वो बेयकीन सी बोली। बिल्कुल, मैं अपनी सहर के हाथ का नाश्ता खाऊंगा कल से। टाइम पर मुझे मिल जाना चाहिए, आई समझ? वो मुस्कुराते लहजे में बोला और खड़ा हुआ। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लाला के साथ रात में ही वापसी होगी इंशाल्लाह। वो उनके सामने सर झुकाकर बोला। उन्होंने सर हाथ पर फेरा और अपनी दुआओं के हिसार में उसको रुखसत किया। उसके निकलते ही सहर ने वापस अपना सर नाहिद बेगम की गोद में रखा। मुशाइम अपने कमरे में आई और सर हाथों में गिराकर सोफे पर बैठी। जितनी तकलीफ में हफ्सा थी, उतनी ही तकलीफ में मुशाइम भी थी। उसको लगा था कि वो ये बोलकर हल्की हो जाएगी, लेकिन उसको क्या पता था कि दिल इतना भारी हो जाएगा। लेकिन उसने इस बार पुख्ता इरादा कर लिया था, वो उसको इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेगी। एक गीली सांस अंदर खींची और मोबाइल उठाकर हमजा को फ़ोन लगाया। बेल जा रही थी, लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। उसने दोबारा कॉल की, इस बार भी नो रिस्पॉन्स। उसने गुस्से में मैसेज टाइप किया। इंसानों की तरह फ़ोन उठाओ, मेरी महबूबा नहीं हो तुम जिसको मैं मनाऊंगी। फ़ोन उठाओ
और साथ में 2 गुस्से वाले इमोजीज भी सेंड कर दिए। मैसेज सेंड करने के फ़ौरन 5 मिनट बाद दोबारा कॉल की, लेकिन इस बार फ़ोन उठा लिया गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वो बिल्कुल रिलैक्स लहजे में बोली, जैसे उन दोनों के दरमियान कुछ हुआ ही ना हो। हमजा ने फ़ोन को घूरा, ऐसे जैसे मुशाइम सामने बैठी हो। जिंदा, और क्या चाहिए? लहजा हर एहसास से आ रही था। बकवास करने की ज़रूरत नहीं है मेरे साथ, जो पूछा है वो बताओ। क्यों बताऊं कि मैं कैसा हूँ? वो भी तंग कर बोला। तमीज़ से, बड़ी हूँ मैं तुमसे, पहले सलाम का जवाब दो और उसके बाद आगे बात करना मुझसे। वो बिल्कुल स्पार्ट लहजे में बोली। बढ़िया ही सलाम का जवाब दो, वो उसकी नकल उतारते बोला। जो बोला है वो करो। इस बार गुस्से से भरी आवाज़ पर उसने मुंह बनाया और सलाम का जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? मुझ नाचीज़ को याद क्यों किया? वो तंज करना नहीं भूला। एक काम था और तुमसे बात भी करनी थी। जी जी मैम, आप बस हुक्म करें, आपका गुलाम बोतल के जिन की तरह आपके दरबार में हाजिर हो जाएगा। हमजा भी प्रोफेशनल, मैं इस वक्त किसी मजाक और मस्ती के मूड में नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे इन ठंडे जोक पर बिल्कुल हंसी नहीं आ रही है। वो बिल्कुल संजीदगी से बोल रही थी। मैं तुमसे अपनी बात करूँगा, वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा तो बंदा ऐसे ही बात कर ले। वो अपनी टोन से हटकर थोड़ा नम लहजे में बोला। क्या बात करनी है तुम्हें? वो बगैर उसके लहजे को महसूस करते बोली। कुछ नहीं, तुमने फ़ोन किया, सब खैरियत है ना? वो बात बदल कर बोला। हाँ, सब खैरियत है। वो मुझे तुम्हें कुछ चीज़ें बतानी थी और एक काम तुम्हारे ज़िम्मे भी लगाना था। कैसी बात और कैसा काम? वो सवालिया अंदाज में बोला। ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, मैंने हफ्सा की जगह एक लड़की हायर की है। लड़की का नाम हमना फारूकी है। तुम्हें वो कल एक रेस्टोरेंट में मिलेगी। मेरा कुछ सामान है उसके पास, वो देगी और हमारे साथ आगे भी काम करेगी। कैसा काम? वो एक बार फिर उलझता बोला। जो हफ्सा करती थी उसकी जगह एक और लड़की रख ली है मैंने। वो साइबर एक्सपर्ट है, मुस्तफ़ा के केस में हमारी हेल्प करेगी। लेकिन तुम तो यहाँ हो नहीं, तो वो किसके लिए काम करेगी? वो बहुत उलझ गया था उसकी बातों से। मेरी बात गौर से सुनो, मैंने वजदान और मिस्टर सगीर शाह से बात कर ली है कि मैं ये केस रीओपन करना चाहती हूँ और असली कल्प्रेट को पकड़ना चाहती हूँ। आखिर वो है कौन जिसने हमारे अदा को फंसाया और साथ में मुस्तफ़ा का कत्ल भी किया? अपने मुस्तफ़ा का कत्ल इतना सस्ता नहीं है कि उसके असली मुजरिम को आसानी से जाने दिया जाए। फिर मिशी, उन लोगों ने क्या इजाज़त दे दी तुम्हें? हाँ दे दी है, वो इत्मीनान से बोली। तुमने मुझे कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया है। मुशाइम बेग हूँ मैं, इंसान को कायल करना मुझे अच्छे से आता है। कोई मामूली औरत थोड़ी हूँ जो बात करूँ और बात ना बने। हाँ हाँ, सब जानता हूँ मुशाइम बेग क्या चीज़ है। वो अपनी आंखें घुमाकर बोला। अच्छा मिशी, वैसे उन लोगों ने तुम्हारा फ़ोन नहीं लिया अभी तक तुमसे? किसी ने ना कुछ किया है और ना ही लिया है मुझसे। मुझ में बहुत टैलेंट है, मैं सब कुछ हैंडल करने की सलाहियत रखती हूँ। मैंने वजदान और मिस्टर शाह दोनों को राज़ी कर लिया है। मैं समझी थी कि यह काम बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग इतनी जल्दी मान जाएंगे। मैं खुद भी हैरान हूँ ये बात सुनकर कि ये लोग एक दफ़ा में ही मान गए। वो हैरत ज़दा सा बोला। मानते तो नहीं हमजा, लेकिन मैंने उनके दिमाग में एक बात ऐसी डाली है जिस पर उन लोगों को शक था, यानी अदा पर उनको ही थोड़ा बहुत क्लियर कर दिया है। हाँ ये भी है, हमजा की मध्यम सी आवाज़ आई। मिशी, हफ्सा से बात हुई? यह आवाज़ कहीं अंदर से आई थी। मुशाइम ने फ़ोन को देखा और उसकी बात सुनकर अपने जबड़े भींचे और सख्त लहजे में बोली। हाँ हुई है। कब, किस वक्त, कहाँ, क्या बात हुई? वो थोड़ा बेचैन हुआ। क्या बात करनी है मैंने उससे? उसकी बात सुनकर वो थोड़ा तफ्तीशी अंदाज में बोली। कुछ नहीं, बस वैसे ही पूछ रहा था। वो उसकी टोन से घबरा कर बोला। हमजा, शादी हो चुकी है उसकी, मोहब्बत थी, जो भी था तुम दोनों में, या फिर एक तरफा। इस चीज़ को ख़त्म करो। अब वो एक शादीशुदा लड़की है और अपने शोहर के साथ खुशी से ज़िंदगी गुजार रही है। इसलिए अब तुम और मैं कोई नहीं होते उसकी ज़िंदगी में बोलने वाले या कुछ भी कहने वाले। वो अपनी मर्ज़ी की मालिक है। उसकी बात सुनकर उसका सर झुका। मैं किसी और वजह से पूछ रहा था। मेरा ये मतलब नहीं था मिशी, तुम्हारा जो भी मतलब था अब वो किसी और की है। वो हतमंद बोली थी। सही बोल रही हो, वैसे है कैसी? ठीक है वो बस इतना ही बोली। मिशी, तुम बदगुमान मत होना मेरी तरफ से। हफ्सा बहुत क्लोज थी मेरे, इसलिए थोड़ा ख्याल आता है। कैसी होगी, खुश होगी कि नहीं, जैसी तुम हो? हाँ शायद ऐसी वो नहीं है, लेकिन मेरी अच्छी दोस्त थी, बस इस हिसाब से थोड़ा याद आती है। वो धीमी आवाज़ में बोला। क्या करना है ऐसे इंसान को याद करके जिसने हमें पल में पराया कर दिया? क्या किया है मैंने उसके साथ जो वो मुझे याद करवा रही है कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया? और मैं मज़ीद आपको अपनी परेशानी बताती तो कितनी बड़ी बात हो जाती, कितनी बुरी बात हो जाती। यहीं से अंदाज़ा लगा लो कि उसने हमें कभी अपना माना ही नहीं। मुशाइम, कुछ बात हुई है क्या? वो थोड़ा परेशान होकर बोला।
हाँ अभी हुई थी मैडम से बात, बकवास करवा लो। निकाह उसके बाप ने इसलिए किया था कि वो बुराक का कर्जा नहीं दे रहा था, 40 लाख। बुराक ने कहा आप अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दें, मैं ये कर्जा माफ़ कर दूंगा। और ये बात उसने हमें इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसके लिए मैं पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हूँ। बेगैरत कहीं की, इस लड़की ने कभी मुझे अपनी बहन माना ही नहीं। वो निहायत तैश में बोली, मिशी फिर वो बहुत मुसीबत में होगी। हमजा की परेशान आवाज़ उसके कानों में टकराई। नहीं है परेशान वो, खुश है वो, बल्कि बुराक मोहब्बत करता है उससे। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि उससे उसकी मोहब्बत छीनी जाए, और शायद अब ये भी पसंद करने लगी है उसको। लेकिन फिर भी हफ्सा को हमें बताना चाहिए था। दिल छोटा नहीं करो यार, वो मतलब परस्त या मफाद परस्त नहीं है। बस वो थोड़ा शर्मिंदा हो रही थी अपनी इस प्रॉब्लम से तुम्हें डिस्कस करते हुए। हमजा उसकी बातें सुनकर उसको राम करने लगा। तो यही तो बोल रही हूँ कि उसने कभी हमें अपना माना ही नहीं। अगर माना होता तो शर्मिंदा नहीं होती, बल्कि हक जमा कर बोलती कि आपको मुझे ये चाहिए, इस चीज़ की प्रॉब्लम है मुझे। लेकिन उसने मुझे बताना तक गवारा नहीं किया। मैं इतनी पराई थी क्या उसके लिए? उसका गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। अब मैं कभी उससे बात नहीं करूँगी। बहुत दिल दुखा है मेरा। मैं उस दिन पूछती रह गई उस लड़की से, बताओ क्या प्रॉब्लम है, निकाह ज़बरदस्ती हुआ है क्या? वो भी सब ठीक कर दूंगी। लेकिन उसने मुझे बताना ही ज़रूरी नहीं समझा। तो सही है ना, रहे अपनी ज़िंदगी में खुश वो, और जो दिल आता है वो करे। मेरा दिमाग अब हो रहा है ख़राब। तुम कल याद से चले जाना रेस्टोरेंट, और उस लड़की से भी मिल लेना कि क्या बोलती है वो उस काम से रिलेटेड। इसके बाद उसके साथ तुम गाँव आओगे और हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे यहीं। अल्लाह हाफिज़। उसने बोलकर फ़ोन खटक से बंद कर दिया। हमजा ने एक नज़र फ़ोन को देखा और सर झटक कर कल के बारे में सोचने लगा। वो जो परेशान हो रहा था मुशाइम के लिए, उसकी आवाज़ सुनकर काफ़ी हद तक अब मुतमईन हो चुका था। वो जो सुबह थोड़ी खुशी और थोड़ा उदास होकर कमरे से गया था, लेकिन अब बिल्कुल मुतमईन होकर कमरे में दाखिल हुआ। लेकिन उसके माथे पर बेसाख्ता बल पड़े क्योंकि उसको घुटी घुटी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने बेसाख्ता हफ्सा को तलाशा जो सोफे के पीछे बैठी सिसक रही थी। वो हड़बड़ी में उसके पास पहुंचा, वो जानू बैठकर उसके चेहरे को अपने हाथ में लिया और निहायत नर्म लहजे में पूछा, क्या हुआ है हफ्सा, इतना क्यों रो रही हो? हाथ लगते ही उसको महसूस हो गया था कि उसको बुखार भी हो रहा है। उठो यहाँ से, यहाँ कहाँ बैठी हो, मज़ीद तबीयत ख़राब होगी। वो परेशानी से बोला। उसके हाथ का लम्स महसूस करते ही हफ्सा के तन बदन में आग लगी और बुरी तरह से उसके हाथ को दूर करते बोली, दूर हटो यहाँ से। अपने इन गलीज हाथों से मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? उसका लहजा इतना कड़वा था जो बुर्राक के गुस्से को हवा दे गया। लेकिन उसकी कंडीशन देख वो खुद पर जब्र कर गया। तुमने मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? वो हिज़यानी कैफियत में उसको धुतकारते हुए बोली। आवाज़ रोने के बाइस भारी हो रही थी, चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। रोने के बाइस आंखें, मुंह, नाक सब लाल हो रहे थे। अब तो हाथ पांव भी कांप रहे थे। बुर्राक को वो सही नहीं लगी थी। क्या हुआ है, एक दफ़ा बताओ तो सही मुझे, क्या पता मैं ठीक कर दूं। मेरी गलती तो बताओ, मैंने क्या किया है? अम्मा से लड़ाई हुई है या किसी और ने तुम्हें कुछ कहा है? मैं देखता हूँ और बात करता हूँ, लेकिन प्लीज़ बताओ तो सही कि वजह क्या है इतना रोने की। वो इंतहाई नरमी से बोला। उसके लहजे की नरमी महसूस करके वो मज़ीद टूटी और उसके सीने से लगी। ये अमल बुर्राक को शौक में ले गया था। उसको यकीन नहीं था कि हफ्सा उससे लगकर अपने दिल की बात करेगी। वो जो अभी उसको झिड़क और धुतकार रही थी, अब उसके सीने से लगी बिलक बिलक कर रो रही थी। उसने खुद को फ़ौरन कंपोज किया और उसके सर को थपथपाने लगा। हफ्सा प्लीज़ अपने दिल की बात तो बताओ जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है। अगर किसी ने कोई तकलीफ़ दी है तो मैं देखता हूँ क्या करना है उस शख्स के साथ। कोई कुछ नहीं करेगा मेरी आपो के साथ। वो रुंधी आवाज़ में बोली। बुर्राक को सारी बात 1 मिनट में समझ आई। बुर्राक, आज आपो ने मुझे बोल दिया कि मैं उनकी कुछ नहीं लगती हूँ, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं बचा। वो ऐसा क्यों कर रही हैं मेरे साथ? मैं मानती हूँ मैंने उस वक्त उनको कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं भी तो मजबूर थी। अगर मैं उनको कुछ भी बताती वो बाबा को ज़िंदा ना छोड़ती। लेकिन वो मेरे साथ अब ये सब क्यों कर रही हैं? मैं तो उनकी बहन हूँ ना। वो रोते रोते सिसकियाँ ले रही थी। बुर्राक, उन्होंने मुझे कहा कि मैं अब उनकी कुछ नहीं लगती। मैं तो उनसे इतना प्यार करती हूँ, लेकिन वो मुझे ऐसे कैसे बोल सकती हैं? मेरा और उनका रिश्ता ख़त्म है। वो मेरी बहन है, वो हफ्सा की बहन है, लेकिन उन्होंने कहा कि सब खत्म। उसके लहजे में कितना दुख और तकलीफ बुराक बखूबी महसूस कर रहा था। उससे उसका रोना किसी कीमत बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
प्लीज़ हफ्सा चुप हो जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो उसको मुतमईन करते बोला, लेकिन कैसे करोगे, वो तुम्हें नहीं मुझे जानती हैं, लेकिन वो मुझे भी माफ़ नहीं कर रही हैं। वो तो मेरी बात तक नहीं सुन रही हैं। मैं उनको क्या बताना चाहती हूँ, वो तो बात को गलत समझ रही हैं। बुर्राक, मुझे आपो चाहिए, मुझे बस आपो ला कर दो। वो किसी बच्चे की तरह जिद करते बोली, मैंने मना किया था ना आज तुम उनसे बात मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं और इस चीज़ को मजाक में ले लिया। लेकिन मैंने कहा था ना अभी बात मत करो। वो उसको डपटने वाले अंदाज में बोला, मुझे डांटो मत। वो रुंधी हुई आवाज़ में बोली, आप जाओ यहाँ से, मैं ठीक हूँ। वो उससे अलग होते बोली और अपने आंसू साफ करने लगी, उठो यहाँ से। वो खड़ा हुआ और अपनी चौड़ी हथेली उसके आगे फैलाई। हफ्सा ने एक नज़र उसकी हथेली को देखा और फिर उसके चेहरे के तासुरात को, जो निहायत साफ थे। हफ्सा ने अपने उल्टे हाथ से अपने आंसू साफ किए और उसका हाथ थाम कर उठ खड़ी हुई। बुराक उसकी हथेली की तपिश अपने हाथ पर महसूस कर रहा था। उसको बुखार था, रोने के बाइस, या ये सोचते ही उसने जबड़े भींचे थे। उसको लेकर वो बेड पर बैठा। कुछ खाया है तुमने? वो उसके माथे को छूते हुए बोला। हफ्सा ने नफ़ी में सर हिलाया। क्यों, ज़्यादा दिमाग चल रहा था? इतना भी किसी के लिए पागल नहीं होते हैं कि खाना पीना ही छोड़ दें, हद होती है। वो गुस्से से बोलते इंटरकॉम उठा गया और खाना लाने का ऑर्डर किया। ऊपर करके बैठो पाँव। वो जो सर झुकाकर बैठी हुई थी उसकी आवाज़ पर पाँव ऊपर किए। रोना अभी भी जारी था। रो मत, वो निहायत ज़ब्त से बोला। उसके आंसू उसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। उसको ऐसी हफ्सा बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो तो हमेशा ही दबंग अच्छी लगती थी, लेकिन आज उसको बहुत बुरा महसूस हो रहा था उसको ऐसी हालत में देखकर, और मुशाइम पर बेसाख्ता गुस्सा आया। थोड़ी देर में कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ और एक मुलाजमा ट्रे पकड़े कमरे में दाखिल हुई। यहाँ रखो और नीचे जाओ। जी साहब। उसका हुक्म मानते ही वो कमरे में दाखिल हुई और ट्रे को रखकर किसी बोतल के जिन की तरह गायब हुई। चलो सीधी होकर बैठो और खाना खाओ, इसके बाद दवाई लेकर सो जाना। वो अभी भी मुसलसल रोई जा रही थी। बुर्राक ने एक छोटा निवाला बनाकर उसके मुंह के करीब किया। एक नज़र उसके हाथ को देखा और फिर चेहरे को, जहाँ उसके लिए फिक्र ही फिक्र थी। मुंह थोड़ा सा खोला और निवाला मुंह में लिया। इस तरह बुर्राक ने छोटे छोटे निवाले बनाकर उसको खिलाए और दूसरे हाथ से उसके आंसू भी साफ करता रहा। जब उसको पेट भरकर खाना खिला दिया तो साइड ड्रॉर से मेडिसन निकाली और उसकी जानिब बढ़ाई। खा लो, तबीयत बेहतर हो जाएगी। मैं दवाई नहीं खाती, वो ज़ुकाम ज़दा लहजे में बोली। हाँ, तुम तो टार्जन हो ना, बगैर दवा दारू के ठीक हो जाती हो। मुंह खोलो। उसको ज़बरदस्ती दवाई खिलाकर उसने लिटाया और ख़ुद उसके पास से उठकर जाने लगा तो हफ्सा ने बेसाख्ता उसका हाथ थामा। बुर्राक ने सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा। तुम आपो को मनाओगे? वादा करो मुझसे, मेरे लिए तुम उनको राज़ी करोगे ना? प्लीज़ बुर्राक, वो एक आस से बोली। उसका दिल तो चाहा कि इनकार कर दे, लेकिन उसके लहजे और आंखों को वो बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। सर बेखुदी के आलम में इस्बात में हिल गया। हफ्सा ने नरमी से उसका हाथ छोड़ा और एक गहरी सांस लेकर सोने की कोशिश करने लगी। वो रात ने उसको सोते देखा तो खुद भी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वजदान काफ़ी देर से मुशाइम को घूर रहा था, जो मज़े से उसके बेड पर बैठी हुई थी और मोबाइल चलाने में बेहद मसरूफ़ थी। अब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो वो उसके सर पर आ खड़ा हुआ। कब तक चलेगा तुम्हारा ये सब कुछ? सोना है मुझे, मेरे बेड से हटो। मुशाइम ने निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा, जहाँ वो बेजार सा खड़ा था। चेहरे पर वाज़ेह थकन के आसार मौजूद थे, लेकिन वो फिर भी अलग ही लग रहा था। ब्राउन शलवार कमीज़ और गले में भूरी मर्दाना शॉल, वो उस थकन में भी कमाल दिख रहा था। पल को तो मुशाइम बे गहरे आसाब की मालिक उसके हुस्न में खो सी गई। उसकी पर्सनालिटी बहुत आला और अलग थी। वजदान के चुटकी बजाने से होश की दुनिया में लौटी और अपनी टोन में बोली, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, मैं यहाँ से किस खुशी में उठूँ? यहाँ क्या करते हैं? वजदान सब से बोला, सोते हैं। वो भी स्पाट लहजे में बोली, तो मुझे भी वही करना है, इसलिए हटो यहाँ से। तुम ना तो खुद सो रही हो और मुझे भी बेआराम किया हुआ। वो गुस्से से लाल पीला हुआ। एक सेकंड, इतना बड़ा सोफ़ा है कमरे में, वहाँ जाकर सो जाइए, मुझे बहुत काम करने हैं इस वक्त, मेरा दिमाग घुमाने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे लिहाज साइड पर रखते हुए बोली, क्यों परेशान कर रही हो? और वैसे भी तुम बैठी हुई हो ना, जाकर वहाँ सोफ़े पर बैठ जाओ और सोने दो मुझे। ऑफिस भी जाना है सुबह मुझे, और वहाँ से पंचायत में भी। तो मैं क्या करूं? हर इंसान को काम करना पड़ता है। मुझे भी सुबह से ही सारी कार्रवाई शुरू करनी है, इसलिए मुझे भी आराम की ज़रूरत है। तो फिर सो क्यों नहीं रही हो? वो मज़ीद तैश से बोला, अभी नींद नहीं आ रही इसलिए नहीं सो रही हूँ, लेकिन जल्द ही सो जाऊँगी। मुशाइम, हटो यहाँ से, सुबह मुझे बहुत काम है।
वो समझाने वाले अंदाज में बोला। तो मैं क्या करूं, मुझे भी सोना है और यहीं सोना है। वो उसकी बात नज़रअंदाज करके बोली, ये मेरा कमरा है और ये मेरा ही बेड है, निकलो तुम यहाँ से। वो उसको देख तैश में बोला, जी नहीं मिस्टर शाह, मैं यहीं लेटूंगी, आप कहीं और जाकर अपनी नींद पूरी कर लें, क्योंकि मैं बेड पर सोने की आदी हूँ। तो मैं क्या करूँ, वो दांत पीस कर बोला, आप बस इतना कर दें कि मेरे सर पर मत सवार हो, वहाँ जाकर सोफे पर सुकून से सो जाइए, मैं बेड के अलावा कहीं नहीं सोती। वो उसकी बात सुनकर दू बदू बोला, तो मैं भी बेड के अलावा कहीं नहीं सोता हूँ, ये मेरा मसला नहीं है, कहीं और जाकर सो जाओ। वो भी बिना परवाह के लेट गई थी। मुशाइम, यहाँ से हटो। वो अपने गुस्से को किस सब से बर्दाश्त कर रहा था, ये सिर्फ वही जानता था। देखिए, बदतमीजी की ज़रूरत नहीं है, आपको हमने कल ही हाथ मिलाया है, तो क्यों मेरे सर पर खड़े होकर लड़ रहे हैं। प्लीज़ खुद भी सो जाएं और मुझे भी अपना काम करने दें। मैं लड़ रहा हूँ? वो वाकई पागल होने की हद पर था। उस लड़की ने उसको 2 दिन में घुमा कर रख दिया था, तो कौन लड़ रहा है। आपको चाहिए आप सुकून से सोफे पर सो जाएं, लेकिन नहीं, आप मुझे मुसलसल परेशान किए जा रहे हैं। तो ये मेरा कमरा है, तो मैं यहाँ नहीं सोऊंगा तो कौन सोएगा। जाहिर सी बात है, मैं, और कौन। मुशाइम मुकम्मल इत्मीनान से उसका खून जला रही थी। मुशाइम बेग, अब तुम हद पार कर रही हो। उसने इत्मीनान से उसका चेहरा देखा। आपके पास कोई रास्ता नहीं है इस मसले का। अल्लाह। उसने बेसाख्ता आसमान की जानिब देखा और जब्त से बोला, कोई डील कर लेते हैं। वो थोड़ा रास्ता निकालते बोला, कैसी डील। वो भी तफ्तीशी हुई। एक दिन बेड पर तुम सो जाना, एक दिन मैं। वो मसलहत आमेज लहजे में बोला, लेकिन आज मैं ही सूंगी, तुम कहीं और जाकर सो जाओ। क्या लड़की हो तुम। वो पैर पटक कर उसके सामने सोफे पर गुस्से से मुंह फुलाकर बैठा। उसकी बर्दाश्त से बाहर थी ये लड़की। ऐसी लड़की उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। बेहद हाजिर जवाब, किसी एक की भी ना सुनने वाली, अपनी मनवाने वाली, सामने वाले के साथ, बल्कि सामने वाले को साथ में कायल भी करने वाली। उसने दिल में एतराफ़ किया था, वो वाकई सबसे अलग थी, सबसे जुदा, सबसे डिफरेंट। मुशाइम ने एक नज़र उसके तपते जलते चेहरे को देखा और हल्की सी मुस्कुराहट आई उस पर। तुम मुझ पर हंस रही हो। वो गांव का सरदार आज एक लड़की से बेड के लिए लड़ रहा था। नहीं नहीं, तुम पर नहीं, तुम्हारी बेबसी पर हंस रही हूँ। गांव का सरदार जो अपने करने वाला है, आज एक बेड के पीछे मुझसे लड़ रहा है। वो मुस्कुराते लहजे में बोली, ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है मेरी। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे मुझे तुम्हें यहाँ से उठाकर कमरे से बाहर करने में। लड़की हो इसलिए लिहाज कर रहा हूँ, वरना क्या कर जाता, तुम्हारी सोच है। उसके तन बदन में आग लगी थी उसके लहजे से। अच्छा खैर, बात के लिए रखिए ये सब चीज़ें, मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है, मुतमईन, मुस्तफ़ा से रिलेटेड। हाँ बोलो। वो भी सीधा होकर बैठा। मिस्टर शाह, याद करें, कोई ऐसा शख्स जो आपके ख़ानदान की हर बात जानता हो, जिससे आप लोगों की दुश्मनी हो, जो आप लोगों को पसंद ना करता हो। कोई है ऐसा शख्स दिमाग में? हाँ है। वो सुकून से बोला। कौन? मुशाइम आगे होते तजस्सुस से बोली, अशर बेग और उसका ख़ानदान। वो बहुत बुरी तरह से बदमज़ा हुई थी। क्या बदतमीज़ी है, मैं सीरियस हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये केस के लिए। वजदान ने आंखें घुमाई और संजीदगी से बोला, मुस्तफ़ा को तुम भी जानती हो, शायद अच्छे से। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो सबसे बना कर रखने वाला इंसान था। वो तो किसी से लड़ता भी नहीं था और ना ही उसको लड़ना पसंद था, बल्कि वो तो सबको जोड़ कर रखने वाला इंसान था। और आज वही हमारे बीच में नहीं है। वो निहायत दुख से बोला। बाहर से सख्त दिखने वाला शख्स अंदर से कितना टूटा हुआ था।